Good evening, ladies and gentlemen. I'm not surprised to see a completely packed house for the last and concluding session of the Delhi Lit Fest. And I just wanted to share a coincidence with you that I found interesting, that well before Arvind Kejriwal was the Chief Minister, in fact, well before the Aam Aadmi Party even plunged into their election campaign, when Swaraj was first published, I remember being the moderator at the launch of the book. And now, several months later, here we are revisiting Arvind Kejriwal's Swaraj in a completely different and I would say altered political landscape. So actually, Arvind Kejriwal has got a chance to test how many of the theories that he wrote as an author have actually worked for him as a politician. How many of his own theories he's finding don't work so well as he had imagined that they might. Today we are in conversation with Arvind Kejriwal, not just as politician, not just as Chief Minister, but as somebody who is the author of this book called Swaraj, which is in many ways a political manifesto. And we are having this conversation, like I said, in election season and against a very, very turbulent, some would say, political environment in Delhi. Arvind ji, सबसे पहले पूछना चाहूंगी, we'll keep this in a mix of Hindi and English, and I think that's fine for everybody. Arvind ji, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये किताब लिखी, would you say कि ये एक किताब से ज़्यादा एक political manifesto है? देखिए, ये 3-4 साल पूरे देश में घूमने के बाद हम लोगों ने किताब लिखी थी, और उस टाइम तो हमें कभी चुनाव में आना ही नहीं था. हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था चुनाव लड़ेंगे, राजनीति करेंगे, पार्टी बनाएंगे. तो ये सारा सिलसिला राइट टू इन्फॉर्मेशन से शुरू हुआ. राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम लोग इन्फॉर्मेशन निकलवाते थे और पता चलता था कि इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन करें क्या. धीरे धीरे जिस किस्म का हमारा डेमोक्रेसी है उसके ऊपर मन में प्रश्न उठने लगे कि 5 साल में एक बार वोट डालने जाते हैं और 5 साल तक फिर उन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं जिनको वोट डाल के भेजा था, और वो हमें घास भी नहीं डालते. उनके घर जाओ तो कुत्ते छोड़ देते हैं, घर में घुसने नहीं देते. तो ये डेमोक्रेसी नहीं हो सकती. देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर टू इट. फिर हमने दूसरे कंट्रीज़ का पढ़ना चालू किया, तो पता चला यूएसए में, यहाँ पे तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, आप लोगों में से कई लोग यूएस गए होंगे. यूएसए में टाउन हॉल पे, काउंटी लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे हर महीने उनकी मीटिंग्स होती हैं वहाँ के लोगों की, और द पीपल डिसाइड. मैं एक बार जब यूएस गया, एक्चुअली अटेंडेड वन सच मीटिंग. मैं तो वहाँ पे पीपल डिसाइड कि वहाँ पे टाउन के लेवल पे क्या डिसीजन लिए जाएंगे, पैसा कैसे, सरकारी पैसा कैसे खर्च होगा, और वो डिसीजंस दे आर बाइंडिंग ऑन द लोकल अथॉरिटीज. स्विट्जरलैंड के अंदर if 50,000 people sign on a piece of paper, it has to be actually presented as a bill in parliament. And if 1 lakh people sign on a piece of paper, it has to be presented as a constitutional amendment. लोग एक्चुअली साइन करके कानून बना सकते हैं. हमारे यहाँ मैं सोच रहा था 50,000 लोग अगर चिट्ठी पे साइन करके प्रधानमंत्री को भेजें तो जवाब भी नहीं आएगा कि आपकी चिट्ठी मिल गई. दिस इज द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी. सो आई थिंक हमारे देश में कमी इस चीज़ की है कि डेमोक्रेसी नहीं है. सो उसको लेके बहुत घूमे हम लोग पूरे देश में, एंड वी फाउंड सम वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो इन सम एरियाज वेयर एक्चुअली लोकली द पीपल हैड टेकन चार्ज ओवर देयर ओन लाइव्स. That is when we wrote this book. Now, you know, आपने कहा कि आपने देखा कि जो politicians थे वो घास में नहीं डालते थे लोगों को, and people here applauded also. अब आप भी नेता बन गए हैं. You cannot escape that tag. Now, Arvind Kejriwal is also a neta. He's trying to be, of course, a different kind of neta. आपने क्या ये डिस्कवर किया है कि जब से आप सरकार में आए हैं, जो आपके आइडियाज थे स्वराज के बारे में, जो आपके आइडियाज थे सेल्फ रूल, बिकॉज दैट इज अ फ्रेज दैट यू यूज इन योर बुक, वो इतने आसान नहीं है इम्प्लीमेंट. जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, आपने स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल दिया, काफी कंट्रोवर्शियल सवाल उठते हैं रेफरेंडम पॉलिटिक्स. रेफरेंडम नहीं है स्विट्जरलैंड में, रेफरेंडम अलग है और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अलग है. I'll come to that. We'll come to it stage by stage. But I first want to ask you, since you have taken charge as Chief Minister, have you discovered कि आपकी कुछ जो थियरीज थी वो प्रैक्टिस में इतनी अच्छी काम नहीं करती? नहीं, जहाँ तक स्वराज का है अभी तक हमने इसको लागू नहीं किया. बिल आने वाला है, बिल ड्राफ्ट हो रहा है, परसों कैबिनेट मीटिंग में आ रहा है, और अभी 13 तारीख से दिल्ली असेंबली का जो सेशन शुरू होने वाला है उसमें 13 तारीख को इंट्रोड्यूस होगा और 15 तारीख को ये दिल्ली में बिल पास हो जाएगा. वेयर वी आर, हम सारे अपने हाथ काट के आपके हाथ में दे रहे हैं. नाउ यू विल टेक डिसीजंस एंड वी विल इम्प्लीमेंट दोज डिसीजंस. अभी तक क्या होता है, आपके इलाके के अंदर अगर
आपको एक सड़क बनवानी है, आप क्या कर सकते हो? यू कीप राइटिंग लेटर्स एंड लेटर्स एंड लेटर्स, काउंसलर से मिलते हो, जेई से मिलते हो, सड़क बनवा दो जी, सड़क बनवा दो जी, स्ट्रीट लाइट लगवा दो जी। द रोल ऑफ अ सिटीजन इन आवर डेमोक्रेसी इज 5 साल में एक बार वोट दो, उसके बाद कंप्लेन पे कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन कर। अब उल्टा होगा, अब ये होगा कि आपको पावर दी गई है पूरी दिल्ली को। इफ यू परमिट मी आई विल एक्सप्लेन दिस होल कॉन्सेप्ट इन 2 मिनट्स। पूरी दिल्ली को हम लगभग 3000 छोटे छोटे कॉलोनीज में बांट रहे हैं, डिमार्केटेड कॉलोनीज। उनमें इलेक्शन होंगे, हर कॉलोनी के 1 man and 1 woman would be elected by the people. So roughly there will be 1000 families in a area, in one mohalla. We are calling it a mohalla. वो 1000 families मिलके एक आदमी और एक औरत को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। उस रिप्रेजेंटेटिव की कोई पावर नहीं होगी, उसकी एक ही काम होगा, हर महीने जनता की मीटिंग बुलाना। So every month on first Sunday at 11 o'clock you will have a meeting of the voters of that area in that particular area. आपको हम अनटाइड फंड देंगे, जितना पैसा अलाउ करेगा, देखते हैं अभी देखना पड़ेगा कितना पैसा है। मान लीजिए हमने 1 करोड़ रुपए आपको दे दिया, अब आप डिसाइड करोगे कि आपके इलाके में वो 1 करोड़ रुपया कहाँ, जनता डिसाइड करेगी। और वहां पे हर मोहल्ले का एक सेक्रेटेरिएट होगा, उस सेक्रेटेरिएट का काम होगा उस आपके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराना। अगर वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं कराते, आप अगले महीने मीटिंग करके अपने सेक्रेटेरिएट के लोगों को भी छुट्टी कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो। आपकी सफाई, आपके पार्क, आपकी स्ट्रीट लाइट्स, आपकी बिजली, आपका पानी, आपके जो लोकल इश्यूज हैं, वो सारे लोकल इश्यूज के ऊपर आपका कंट्रोल होगा। ऑन ऑल द फंक्शनरीज, जितने वहां पे काम कर रहे हैं लोग, गवर्नमेंट स्कूल है तो टीचर्स, गवर्नमेंट अस्पताल है तो डॉक्टर्स, जो लोकल लेवल का अस्पताल है, लोकल डिस्पेंसरी है, सफाई कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, you will actually be able to withhold their salary, penalize them if they don't function, and you will be able to reward them if they do work properly. So control over funds, functions and functionaries will actually be transferred to the people. Now, Arvind, this raises a lot of questions. it raises a lot of questions, and I want to start with some of those questions. सबसे पहले आपके critics कहते हैं this is outsourcing governance. अगर यहाँ बैठे लोगों ने ये सारे फैसले लेने हैं जो आपने इन्यूमरेट किए, तो अरविंद केजरीवाल का क्या काम है, आपकी कैबिनेट का क्या काम है? व्हाट अबाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? डू यू वांट टू एलिमिनेट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर? क्या जो आपको काम करना चाहिए अब आप कह रहे हैं भाई आप लोग करिए? 2 चीजें। पहली चीज, ये लोग काम नहीं करेंगे, ये डिसीजन लेंगे। तो आप क्या करेंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी क्या होता है ये एंकर जो है ना, ये लोग एकदम चढ़ जाते हैं दूसरे आदमी तो 2 चीजें हैं। पहली चीज तो आज सरकार में बैठे हुए लोग डिसीजन लेते हैं और जनता बेचारी उन डिसीजंस को भुगतती है। अब हम कह रहे हैं जनता डिसीजन लेगी और हम उन डिसीजंस को फॉलो करेंगे, हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो मान लीजिए आपकी मोहल्ला सभा के अंदर आपने डिसाइड करा महीने में 1 बार मिलना है आपको, आप आए तो आए, आपकी मर्जी है, नहीं आए तो नहीं आए। 1 बार मिलके आपने डिसाइड कर दिया ये सड़क बननी है, जूनियर इंजीनियर का काम है वो सड़क बनाना, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आप जो इतनी चिट्ठियां लिखा करते थे हमारे पास आके, अब आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मोहल्ला सभा में जाओ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका डेथ सर्टिफिकेट, आपका फलाना, वो सारे मोहल्ला सभा में रेजोल्यूशन पास करके मोहल्ला सभा सेक्रेटरीट will give you all the certificates. So are you saying just one second. Okay. So what we are saying is कि डिसीजन जनता लेगी, हाँ. उसको इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री तो करेगा। आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस का डेफिनेशन आपके मुताबिक एंड विद इन द टेम्पलेट ऑफ स्वराज इज यू इमेजिन इट इज कि फैसले लोग लेंगे एंड योर रोल इज इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ सो दैट आपके मोहल्ले के डिसीजन सारे आप लेंगे जी, लेकिन जो दिल्ली के लेवल के डिसीजन हैं मैं उसी पे आने वाली थी। उसके बाद सबसे नीचे लेवल पे मोहल्ला होगा, फिर म्युनिसिपल वार्ड होगा, म्युनिसिपल वार्ड के ऊपर म्युनिसिपैलिटी होगी, वार्ड लेवल तक हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कर रहे हैं। उसके बाद इंटर वार्ड इश्यूज जो मान लीजिए एक सड़क बननी है जो 10 वार्ड से होकर गुजरेगी, दैट म्युनिसिपैलिटी विल इंप्लीमेंट, और जो पूरे दिल्ली के डिसीजंस हैं वो राज्य सरकार लेगी। तो अब आप ये देखिए कि राज्य सरकार फिर पूरे दिल्ली का एक विजन वो बना सकती है। अभी सारा दिन लोग मेरे पास जो आते हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना जी, किसी का कुछ नहीं बना जी, मतलब बेचारा एक आदमी वार्ड काउंसलर को भी देख लेता है, एमएलए को भी देख लेता है, जेई को भी शिकायत कर लेता है, सबको कर लेता है, मुख्यमंत्री के पास आता है, वहां भी उसकी शिकायत पूरी नहीं होती। लोग थक चुके हैं अब इस गवर्नेंस से। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि भाई देयर विल बी लेयर्स, मोहल्ला लेवल पर लोग अपने डिसीजंस लेंगे, लेकिन दिल्ली के लेवल पर सरकार लेगी।
एक खतरा है और वो बहुत सीरियस खतरा है मेजॉरिटेरियनिज्म का। कब एक डेमोक्रेसी एक मोबोक्रेसी बन जाती है। अभी हाल ही में दिल्ली में बहुत कंट्रोवर्सी हुई आपके लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती को लेकर, खिड़की एक्सटेंशन की बात छिड़ी। कल को कोई मोहल्ला आप इमेजिन करें अरविंद जी, जहां पर मेजॉरिटी फैसला करती है या मोहल्ला सभा फैसला करती है, वी विल नॉट अलाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। मैं उदाहरण दे रही हूं। कल को कोई मोहल्ला फैसला करती है वी आर एंटी गे पीपल, वी विल नॉट रेंट होम्स हियर टू गेज। कल को मोहल्ला सभा फैसला करती है हम मुसलमानों को घर नहीं देंगे। हाउ डज योर विजन ऑफ स्वराज प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज? खप पंचायत की भी बात है, वो मैं आगे अलग पूछूंगी क्योंकि वो एक अलग क्वेश्चन है। बट आई एम वेरी कंसर्न्ड एज अ सिटीजन एंड एज अ जर्नलिस्ट कि आपकी जो विजन है ये एक मेजॉरिटेरियनिज्म अनलीश कर सकती है, एक मोबोक्रेसी अनलीश कर सकती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाट हैज बीन वी पिछले 10 दिन से ऑलमोस्ट द सेक्रेटरीज फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दिल्ली सरकार के हम लोग रात दिन बैठ के इस पे डिस्कशंस कर रहे हैं। सो मेनी चेक्स एंड बैलेंसेस हैव बीन केप्ट इन दिस। सबसे पहली चीज तो ये कि कोई मोहल्ला सभा केवल उन सब्जेक्ट्स पे डिसीजन ले सकती है विच आर देयर इन द शेड्यूल। दे आर नॉट फ्री टू टेक एनी डिसीजन। कल को लेट मी गिव यू एन एक्सट्रीम एग्जांपल, कोई मोहल्ला खड़ा होकर कह दे वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे कांट। कह सकते हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल। वो नाराज हो जाए कि हम तो दिल्ली का हिस्सा नहीं। लेकिन जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं सोशल प्रेजुडिसेस के, तो कोई भी ये जितने आपने उदाहरण दिए दे वायलेट राइट टू इक्वालिटी, दे वायलेट राइट टू पैसेज। तो कोई भी ऐसा डिसीजन, वी आर क्रिएटिंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बड्समैन, कोई भी ऐसा डिसीजन जो होगा which violates the constitution or which violates the existing laws like IPC, CRPC, etc., that decision can immediately be challenged, or ombudsman can take a suo motu cognizance and that decision would be declared null and void. But So for, there will be but an for that ombudsman. the person affected Similarly will have to if go and there's- complain to the ombudsman. Either he उतनी can- देर में जो एक मेजॉरिटेरियनिज्म का खतरा है उसका क्या चेक्स एंड बैलेंस है? नहीं, दो चीजें, अगर वहां पे लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन गलत है, तो डिसीजन या तो चैलेंज हो सकता है, कोई चैलेंज कर सकता है, और या ओम्बड्समैन खुद उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। एक और भी उसमें हमने डाला है कि अगर इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नॉट बीन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मोहल्ला सभा फॉर वट एवर रीजंस, मान लीजिए कुछ गुंडे टेक ओवर कर लेते हैं, और अ ग्रुप ऑफ पीपल, मान लीजिए सोशल प्रेजुडिसेस है, दे आर नॉट इवन अलाउड टू एंटर द हॉल फॉर वट एवर रीजंस, देन दैट मोहल्ला सभा कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड by the ombudsman, and ombudsman will send his officers and Mohalla Sabha will take place in his presence with the security and with the police. But do you accept that there is a danger of majoritarianism? No, we have, as I said, there are many checks and balances which have been kept. आपने स्विट्जरलैंड की बात की, And उसमें हमने ये भी लिखा है that most of the decisions have to be through consensus. कोशिश ये की जाएगी कि सारे बैठ आपके के ड्राफ्ट चर्चा बिल में करें। कहा है कि कोशिश की जाए कंसेंसस, अगर ना हो पाए कंसेंसस तो फिर सिंपल मेजॉरिटी। अब आपने स्विट्जरलैंड की बात की, आपकी किताब भी स्विट्जरलैंड की बात करती है, आपने भी आज बात रखी स्विट्जरलैंड की। अगर आप कुछ रीसेंट रेजोल्यूशंस देखें जो लोगों ने वोट किए हैं, उन्होंने मिनरेट्स जो है वो रोकी है, मॉस्क्स के मिनरेट्स रोकी हैं, उन्होंने इमिग्रेशन को लेकर काफी हॉस्टाइल पोजीशन लिया, यहां तक कि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को उनको अपील करना पड़ा दैट प्लीज वी आर अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, प्लीज डू नॉट टेक एन एंटी इमिग्रेंट पोजीशन। अरविंद जी, वी आर अ डाइवर्स प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, हमारी बहुत वी आर अ हेट्रोजेनस कंट्री। कल को यहाँ कोई फैसला ले ले कि इस मोहल्ले में मस्जिद नहीं आएगी, कल को यहाँ कोई फैसला ले ले 26/11 के बाद कि भाई अरविंद जी चाहे देश करे या नहीं हमें एक जंग करनी चाहिए, कल को यहाँ फैसला ले ले कि भाई औरतों को ड्रेस कोड होना चाहिए, पर वो फैसले नहीं ले सकते, वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैंने आपको बताया ना, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा, देयर इज अ सेंट्रल लिस्ट, देयर इज अ स्टेट लिस्ट, देयर इज अ कंकरेंट लिस्ट, एंड एवरी इंस्टीट्यूशन टेक्स डिसीजंस। उसी तरह से एक मोहल्ला सभा की लिस्ट बनाई है, they can take decisions only on those subjects and no other subject. तो आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू टू बी सेक्रेड? Constitution will be sacred, laws will be sacred, no one can violate. जैसे आपने खाप पंचायत का बोला, अगर कोई असेंबली कहती है इस लड़के लड़की को मारो, they can't take those decisions. And in fact, जो बैठे हैं डिसीजन मेकिंग में और ऐसा डिसीजन लेते हैं, they will be liable to be prosecuted under CRPC and IPC. बार बार आपसे, आपकी पार्टी से और बाकी पार्टियों से भी, सारी पार्टियों से पूछा जाता है कि खाप पंचायत पे क्या पोजीशन है पॉलिटिकल पार्टीज की।
आपने अपनी किताब में भी एक लाइन में एज अ पॉसिबल डेंजर्स या जो लोगों के डर हैं, यू हैव मेंशन्ड दैट इट इज अ मैटर ऑफ सम कंटेंशन वेदर दीज किलिंग्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ खप पंचायत और नॉट। मैं आपको ऑफिशियल फिगर्स देती हूँ। सरकार की अपने फिगर्स के मुताबिक 2012 में 300 से अधिक लोग, 300 so called honor killings were conducted on the orders of this Khap Panchayat. Activists का कहना है कि every year 1000 people may be killed because of these orders. अरविंद केजरीवाल, once and for all, please इस पे आपका क्या पोजीशन है, आप साफ कर दें। Do you support खप पंचायत? Do you see them as part of our culture? क्योंकि खप पंचायत का जो मॉडल है, लोग कह सकते हैं कि भाई वहां पे भी अगर गांव में मेजोरिटी कह दे, and खप पंचायत have not been recognized as illegal by the constitution. Constitution is silent on them. क्या पोजीशन है आपका खप पंचायत पर? सो वंस एंड फॉर ऑल आई एम टेलिंग कि खाप पंचायत इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कानून में कहीं नहीं लिखा। सेल्फ स्टाइल्ड बॉडी है। हाँ, खाप पंचायत संविधान में भी कहीं नहीं लिखा। खाप पंचायत इज अ असेंबली ऑफ पीपल, जैसे अभी हम सब लोग बैठे हैं ना, इट्स एन असेंबली ऑफ पीपल हु कॉल देमसेल्व्स एज खाप पंचायत। अब कई लोग कहते हैं खाप पंचायत को बैन करो, आप उनको बैन कर दो, वो खाप पंचायत की बजाय अपना कोई और नाम रख लेंगे। असेंबली ऑफ पीपल इन आवर कंट्री कैनॉट बी बैंड, बट अगर उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, जो आईपीसी के खिलाफ हैं, जो आपने ऑनर किलिंग्स की बात की, दिस इज अ वायलेशन ऑफ आईपीसी, इट्स पनिशेबल अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। जितने लोग मौजूद थे उस पंचायत में, उन सबको दे शुड बी ट्राइड अंडर सेक्शन 302। वो नहीं करते वो लोग। सरकार उनको क्यों नहीं ट्राई करती? जितने लोग उस पंचायत में मौजूद थे जिन्होंने ये डिसीजन लिए, दे आर लाइबल टू बी पनिश्ड अंडर 302। दैट शुड बी डन। बट असेंबली को, संविधान के अंदर असेंबली तो सबको अलाउड है, तो आप उसको खाप पंचायत बैन कर दो, आज नाम बैन कर दो, वो कोई और नाम रख लेंगे। पर इनके जो अपने कस्टम्स, जैसे हरियाणा में कस्टम्स होते हैं कि भाई एक सेम गोत्र शादी नहीं होनी चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 ऐसा कोई रोक नहीं है सेम गोत्रा मैरिजेस पे। ये लोगों की बिलीफ है, ये लोगों की बिलीफ है। वो प्रेशर क्रिएट करते हैं ऑन अ यंगर जनरेशन, दे क्रिएट प्रेशर। लोग भाग जाते हैं डर के मारे, वो सोशली बॉयकॉट होते हैं। आप क्या मानेंगे कि एक अलग कानून होना चाहिए खाप पंचायतों के लिए, रोकने के लिए, उनकी ओवररीच को रोकने के लिए? कानून तो है, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए ना। आईपीसी है, आईपीसी में ऑनर किलिंग जो है वो बैंड है। आप खाप पंचायत को, शब्द को बैन करना चाह रहे हैं। आप प्रेजुडिस्ड हैं। नहीं, मैं बिल्कुल प्रेजुडिस नहीं तो हूं। मैं कह रही हूं कि खप पंचायत आर अ व्हीकल ऑफ प्रेजुडिस। मैं उल्टा बोल रही। सुनो, आप आज, मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, आपको प्रॉब्लम को रोकना है ना। खाप पंचायत, आप कह रहे हो खाप पंचायत को बैन करो, आप कर दो आज बैन। एक कानून ले आओ, नोटिफिकेशन निकाल दो, खाप पंचायत बैन। वो सारे फिर मिल लेंगे, वो कोई और नाम रख लेंगे अपना, किसी और नाम से मिल लेंगे। किस किस नाम को बैन? नाम से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके काम से है। तो जब जब वो ऐसे डिसीजन लेते हैं, आप अपने कानून को क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? वाई डोंट यू इमीडिएटली, आप उसी टाइम केस फाइल करो सबके ऊपर जो जो लोग मौजूद थे जिन्होंने उसको सपोर्ट किया। आप केस फाइल करो, एक केस आप कर दो, देखो बंद ना हो जाए। तो आप लॉ को इंप्लीमेंट नहीं करते। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं खप पंचायत से लाइक एन एनजीओ। आप तो बहुत एनजीओ मूवमेंट के पार्ट रहे हैं अरविंद। बिफोर यू वर अ पॉलिटिशियन, यू वर एन आरटीआई एक्टिविस्ट। डू यू बिलीव दैट खप पंचायत लाइक एन एनजीओ? व्हाई शुड आई कमेंट ऑन अदर्स कमेंट्स? उनको कहने दीजिए। अच्छा, एट द हार्ट ऑफ दिस डिबेट, चाहे आप मोहल्ला सभा की बात करें, चाहे आप खप पंचायत की बात करें, मैं आपको एक बाबा साहेब अंबेडकर का कोट, स्वामीनाथन अय्यर आप जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल मस्ट रिमेंबर बोथ महात्मा गांधी एंड बाबा साहेब अंबेडकर, स्पेशली बिकॉज यू से कॉन्स्टिट्यूशन इज सीक्रेट। और उन्होंने ये एक आर्ग्यूमेंट रखी कि भाई हम जो लोग हैं ना, वी आर केपेबल ऑफ ग्रेट प्रेजुडिस। हम मानते हैं कि हम हमेशा ठीक बोलते हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो केपेबल ऑफ ग्रेट प्रेजुडिस। एंड आई वांट टू शेयर अ कोट विद यू। Baba Saheb Ambedkar said, when the Bombay Legislative Council debated enhanced powers for the Panchayat, Ambedkar said, a population which is hidebound by caste, a population which is infected by ancient prejudices, a population which flouts equality of status and is dominated by notions of gradations in life, a population which thinks that some are high and some are low, can it be expected to have the right notions to discharge justice? I agree with, मैंने सारा पढ़ा है। This is a part of our constitutional debates also. Yes. Constitutional debates में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी कि कितनी पावर जनता को दी जानी चाहिए और कितनी पावर स्टेट्स के पास रहनी चाहिए। And there was a very heated debate between Baba Saheb Ambedkar and the rest of.
1947 के भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो अर्बनाइजेशन हमारे देश में नहीं था, जो आज अर्बनाइजेशन है, प्रेजुडिसेस काफी हद तक कम हुए हैं। अब आप अगर देश को दिल्ली में बैठ के प्लानिंग कमीशन बैठ के स्कीम बनाता है पूरे देश के लिए, नलके कहाँ लगेंगे, कुएं कहाँ खुदेंगे, किसी गांव के अंदर कुओं की जरूरत ही नहीं है, किसी गांव के अंदर नलके की जरूरत ही नहीं है, उनको कोई और चीज चाहिए। अब दिल्ली के अंदर स्कीम बन जाती है, लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ पानी नहीं है पीने का, हमारे यहाँ पानी नहीं है पीने का, वहां पे पार्क बना देते हैं। लोगों को पानी चाहिए। अब इसमें आप कहते हो नहीं द गवर्नमेंट शुड डिसाइड। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको प्यास लगी है कि आपको भूख लगी है। आप कहते हो मैं प्यासा हूं, वो कहते हैं नहीं फूड सिक्योरिटी लो, फूड सिक्योरिटी लो। आप कहते हो जी मेरी है फूड सिक्योरिटी, मेरे को प्यास लगी है, पानी दे दो, पाइपलाइन लगा दो। नहीं जी, आपको फूड सिक्योरिटी देंगे। तो ये तो जनता को डिसाइड करने दीजिए कि उसको प्यास लगी है कि उसको भूख लगी है। लेट द पीपल डिसाइड, दैट्स ऑल वी आर सेइंग। हम और अब आप ये कह रहे हो कि नहीं जनता तो अभी तैयार नहीं है, जनता को अभी पता नहीं है कि उसको प्यास लगी है कि भूख लगी है, मुख्यमंत्री तय करेगा। मैं कह रही हूँ कि सोशल प्रेजुडिस एक रियलिटी है। आई एग्री। तो बरखा हमें चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने पड़ेंगे। अभी देखिए नीडो तानिया की जो डेथ मर्डर हुआ है हमारे दिल्ली के हार्ट, इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, अ यंग 19-year-old boy has been murdered। बरखा, अगर आप जनता को पावर दो, collective wisdom is far superior than individual wisdoms of the मंत्रीज who are sitting there एयर कंडीशनड दफ्तरों के अंदर बैठ के, उनको पता ही नहीं कि जनता की जरूरतें क्या है। मेरे को भी नहीं पता सर कि शालीमार बाग के फलाने ब्लॉक के किसी इलाके में क्या जरूरत है। मैं कौशाम्बी में रहता था और मैं कौशाम्बी छोटी सी इलाका है, कौशाम्बी में मैं सोचता था, मैं तो सारा दिन घूमता था कि मेरे को सारी चीजें पता है। एक दिन हम लोगों ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई अपनी, एंड वी डिसाइडेड टू मेक अ प्लान फॉर कौशाम्बी। आई वॉज सरप्राइज जो जनता ने अपनी समस्याएं बताई। कोई कहता है जी मेरे घर के सामने वो ट्यूबलाइट का बल्ब खराब है, रात को मेरी जब बेटी आती है तो वो बहुत अनसेफ होती है। आई नेवर न्यू अबाउट इट, वी नेवर न्यू अबाउट इट। आप जनता से पूछो, जनता की डिमांड्स बड़ी छोटी छोटी हैं। जितना पैसा आज सरकार पे आप खर्च कर रहे हो ना, इससे 10 टाइम्स 1/10 ऑफ द मनी पे आप सरकार चला लोगे और जनता बड़ी खुश हो जाएगी। अच्छा, आपने कहा कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव विजडम इज मच ग्रेटर देन द इंडिविजुअल डिसीजंस ऑफ नेताज। तो अरविंद जी, लीडरशिप क्या हुई? बिकॉज लीडर्स, वी लुक टू लीडर्स टू शो विजन। विजन भी एक चीज होती है। तो विजन है स्वराज। What about decisions that are... Vision is not food security bill. ठीक है। Vision is not नरेगा। हाँ। Vision is not that. Vision is जनता को पावर दो, जनता डिसाइड करेगी, नेता उसको फॉलो करेंगे। सेंसिटिव डिसीजंस आपको बार बार क्लैरिफाई करना पड़ रहा है दैट योर पार्टी डज नॉट शेयर, फॉर एग्जांपल मिस्टर भूषण's व्यूज ऑन सेल्फ रूल। कल को सेल्फ रूल का स्लोगन कश्मीर में आ सकता है। सेल्फ रूल इज अ स्लोगन इन योर बुक। कल कश्मीर में आ सकता है, कल माओइस्ट हार्टलैंड में आ सकता है। मुझे मालूम है आपने बार बार कहा है दैट दिस इज, दीज आर इंडिविजुअल व्यूज ऑफ प्रशांत। आई एम टेल यू, बट हाउ फार डज सेल्फ रूल गो? मैंने बार बार बोला कि इफ टुमारो कश्मीर स्टैंड्स अप एंड सेज वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, that decision would be declared null and void because they cannot take a decision against the constitution of India. That's it. But sensitive decisions. Should India have talks with Pakistan? No, but should there be a war in the aftermath of 26/11? मोहल्ला सभा नहीं डिसाइड। मोहल्ला सभा अपना नलका, अपना पानी, अपनी बिजली, आप समझे नहीं अभी भी। मैं अब समझ गई, नहीं मैं बिल्कुल समझ गई। लेकिन मेरा काम है, आप जनता को पानी, आप जनता को पानी नहीं देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा काम है to push the envelope and try and also explore possible contradictions and challenges in your own vision. मैं बस ये कह रहा हूँ कि देश के डिसीजंस नेशनल गवर्नमेंट लेगी। डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, करेंसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, of course you can't decentralize that. Those are the decisions, state universities, colleges, national highways. Obviously those decisions will have to be taken by the national government and implemented by the national government. Okay. उसमें मोहल्ला सभा का कोई रोल नहीं है। Okay. मोहल्ला सभा अपने मोहल्ले के बारे में देखेगी और मैं आपको बता दूं 70 से 80% लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। हर आदमी अपने अपने मोहल्ले से परेशान है, अपनी अपनी जिंदगी से परेशान है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चलो लेट्स मूव ऑन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर बुक। योर बुक हैज अ इंट्रोडक्शन एंड अ कोट ऑन इट्स कवर बाय अन्ना हजारे। वो और आप फेलो ट्रैवलर्स थे। क्या हुआ अन्ना जी के साथ? Was he your leader? Would you consider him your leader? He is my leader, he is my guru, he is my teacher. Even today? Even today. अभी इसके बाद मैं मिलने जा रहा हूँ उनसे। वो आए हुए महाराष्ट्र से, कल भी मैं मिला था रात को। मुझे मालूम है, लेकिन वो कहते हैं भाई ममता बनर्जी मुझे पीएम कैंडिडेट लगती है, अरविंद केजरीवाल नहीं लगते। ठीक कहते हैं,
ठीक कहते हैं? आई एम नॉट अ पीएम कैंडिडेट। बिल्कुल ठीक कहते हैं। पर यू आर गोइंग टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस। नो, किसने बोला आपको? आप ही ने मुझे बोला। आपने मुझे बोला अगर मेरी पार्टी चाहे, मुझे याद भी है एग्जैक्ट देखिए, कोट। मेरे को लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है। इस देश को भ्रष्टाचार से बचाना है, किसी भी तरह से बचाना है, और हम सब लोगों को मिलकर बचाना है। कोशिश ये करनी है कि इस बार संसद के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं जाना चाहिए, और अगर हम सारे लोग मिल जाए ना तो वी कैन इंश्योर कि जितने राजा कलमाडी इनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े करेंगे, इनको हराना है इस बार, सारे भ्रष्टाचारियों को हराना है इस बार। नहीं, अच्छा, आपने एक लिस्ट अनाउंस की, आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपने एक लिस्ट अनाउंस की ऑफ लीडर्स यू कॉल्ड करप्ट। इन दैट यू आल्सो इंक्लूडेड राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी। नहीं, वो उसमें 4 किस्म के लोग थे। अच्छा, हमने कहा है करप्ट, क्रिमिनल्स, कम्युनल एंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। इन 4 चीजों को हमें अटैक करना है अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। सो दे नॉट ऑल नेसेसरली करप्ट। आप यू हैव क्लब्ड दीज 4 कैटेगरीज आते हैं। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी किस कैटेगरी में आते हैं? आप खुद ही देख लो ना, आप बताइए ना। आप बताइए। सबको पता है, एक कास्ट में आते हैं, दूसरे कम्युनल में आते हैं। एक कास्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में आते हैं, दूसरे कम्युनल में आते हैं। So you are saying Rahul Gandhi is a dynast and Narendra Modi is communal. That's what you're saying. Now you are the tallest leader of your party. आप क्या इन दोनों ही leaders जिनका आपने नाम लिया है, will you be contesting against them? Because Sheila Dikshit you defeated in Delhi. So will there be a similar giant killer experiment in the Lok Sabha elections? नहीं, मुझे नहीं पता। राहुल गांधी के खिलाफ तो कुमार लड़ रहे हैं जी, तो आई होप दैट वो जीतेंगे। And मोदी जी खड़े हो रहे हैं क्या? कहाँ से हो रहा है? मान लीजिए ही इज कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन, तो देखेंगे उसके बाद। अभी तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अच्छा, आपने कहा कि अन्ना जी ठीक कहते हैं, आई एम नॉट अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, वो आज भी मेरे गुरु हैं। तो व्हाई इज योर गुरु अपसेट विद यू? क्यों नाराज हैं आपसे वो? ये मीडिया वालों ने कर रखा है। अब चलो, हमारे में इतनी पावर नहीं है अरविंद दैट वी कैन ब्रेक अ रिलेशनशिप बिटवीन अरविंद केजरीवाल एंड अन्ना हजारे। अभी चलो मेरे साथ, देखना कितना प्यार मोहब्बत है हम दोनों में। आई टेक यू इनसाइड। कितने प्यार से मिलते हैं मुझे। तो क्या हुआ फिर? समथिंग यू पार्टेड विद। there is a difference. He supported the, and I want to come to a very crucial point. उन्होंने सरकार और बीजेपी ने जो लोकपाल बिल पास किया है, अन्ना जी सपोर्टेड दैट, और आपकी इतनी अभी एक तरह से युद्ध चल रहा है अपने जन लोकपाल को लेकर। तो पहले आप मुझे बताइए कि ये पार्टिंग ऑफ वेज कैसे हुआ अन्ना जी और आपके बीच? अन्ना जी का कहना है कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति कीचड़ है। हमने ये कहा कि पिछले 2-3 साल में सब कुछ करके देख लिया। इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े कि भैया लोकपाल बिल पास कर दो। 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया, ये लोग नहीं माने। अब क्या करते? इनकी बला से तो जंतर मंतर पे भूखे मर जाओ, खुश हो जाएंगे। ये सारे के सारे मर गए। तो अल्टीमेटली और कोई चारा नहीं बचा राजनीति में आने के। तो हमने कहा कि अब अंदर जाके, अन्ना जी कहते हैं कीचड़ है, हमने कहा जी अब कीचड़ के अंदर खुद घुसना पड़ेगा और खुद इसकी सफाई करनी पड़ेगी। दैट इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। पर उनकी जो खास कॉलीग है किरण बेदी, वो तो ओपनली अब मिस्टर मोदी को बैक करती हैं। वो तो आप उन्हीं से पूछिए, मैं कैसे बताऊं क्यों बैक करती हैं। अच्छा, you have said that anti-corruption, भ्रष्टाचार को बंद करना, and स्वराज, these are the 2 pillars in a sense of your politics. Arvind, right now you are in a very challenging situation, and it is a test of everything you have stood for. जन लोकपाल बिल जो आपकी प्रायोरिटी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि भाई आपको सरकार की परमिशन चाहिए। You have said you will go to any extent to pass the जन लोकपाल बिल। अब देखो, वो कहते हैं केंद्र सरकार की परमिशन लो। जी, केंद्र सरकार ही पास कर देती तो आम आदमी पार्टी क्यों बनानी पड़ती? आप खुद सोचो। वो कहते हैं हमने पास किया है लोकपाल बिल। वो लोकपाल बिल है, उसमें चूहा भी अंदर नहीं जाएगा। तो केंद्र सरकार तो पास नहीं करने वाली, ये हमें फंसाने की। हम कहते हैं जी भ्रष्टाचार दूर करना है, कहते हैं नहीं फलाना कानून है उसमें भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। हम कहते हैं जी राजा को जेल भेजो, कहते हैं संविधान को खतरा पैदा हो गया। हम कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करो तो इनका संविधान को खतरा पैदा हो जाता है। देखिए सर, पिछले 1.5 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ भी काम करने की कोशिश करो, दे विल शो यू ये कानून नहीं हो सकता, ये कानून नहीं हो सकता, ये कानून नहीं हो सकता। कानून जनता के लिए है, जनता कानून के लिए नहीं बनी है। कानून में नहीं हो सकता, बदल दो कानून को। हमें स्टेटस को थोड़ी मेंटेन करना है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में जाना चाहिए। मैं आपको, यहाँ पे तो पढ़े लिखे कवि लोग बैठे हैं, लेट मी एक्सप्लेन द टेक्निकल पार्ट। संविधान का आर्टिकल 239 AA 3C ये कहता है
कि दिल्ली सरकार को कोई भी कानून पास करने का अधिकार है बारिंग 3 सब्जेक्ट्स, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड। इन 3 को छोड़ के सारे कानून पास करने का अधिकार दिल्ली असेंबली को है। एंड वी डोंट नीड एनीवन, वी डोंट नीड टू सेंड इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सो व्हाट अबाउट द 2002 ऑर्डर ऑफ द होम मिनिस्टर? तो उसमें यह लिखा है कि अगर कोई कानून हम रिपग्नेंट बनाते हैं ऑन द एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉज, then after passing the law we should send it to the president for his assent after passing the not before। अब होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि दिल्ली सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो पहले बनाने के पहले हमसे परमिशन लेगी। ये क्या बात हुई? इट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सोली सोराब जी कह रहे हैं इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, के एम भट्ट साहब कह रहे हैं, पिनाकी मिश्रा कह रहे हैं। इंडिया के सॉलिसिटर जनरल तो नहीं कह रहे। इंडिया के सॉलिसिटर जनरल क्यों नहीं कह रहे? अब उन्हीं से पूछिए आप, बाकी तो सारे लोग। No, but what are you implying? Just one sec. What are you implying there? It is unconstitutional. All that they are saying is कि जब तक वो है तब तक आप उसको फॉलो करो। मैं कह रहा हूं मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई थी जब मुख्यमंत्री बना था, होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स की कसम नहीं खाई थी। अगर होम मिनिस्ट्री गलत ऑर्डर्स पास करेगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैं मान लीजिए आज ऑर्डर पास कर देता हूं कि पार्लियामेंट में कोई भी कानून प्रेजेंट होगा तो दिल्ली सरकार से परमिशन लेंगे, तो वो करेंगे? वो लोग नहीं करेंगे। फिर वो कहेंगे कि जब तक ये है तब तक अरविंद की बात माननी पड़ेगी। ऑब्वियसली दे विल नॉट से दैट। सो इफ होम मिनिस्ट्री passes an unconstitutional order we will not follow it। The Delhi cabinet on 3rd February passed a resolution and we sent that resolution to the home ministry कि आपका जो ऑर्डर है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है and Delhi government has decided not to follow this। So what will you do? We will present the law। When? अभी 13 तारीख को। 13 तारीख को स्वराज का बिल और जन लोकपाल दोनों प्रेजेंट होंगे। दोनों प्रेजेंट होंगे। और 15 तारीख को स्वराज। In the assembly you will table them। In the assembly we will table। Is this going to be a special session at रामलीला मैदान? It's going to be a session। 16 तारीख हम कोशिश कर रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए। अच्छा। 15 तारीख को स्वराज का बिल पास होगा। हाँ। और 16 तारीख को जन लोकपाल का। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज, कांग्रेस के बिना कैसे पास होगा? आपके पास नंबर नहीं है। ना करें, जनता सबक सिखाएगी। नहीं पास करेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद जनता इनको सिखाएगी सबक। मेरे लिए लोकपाल बिल बहुत जरूरी है, मेरे लिए स्वराज बहुत जरूरी है। सरकार बनाने के लिए थोड़ी आया था मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया था। मुख्यमंत्री लोकपाल बिल के लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियां कुर्बान। इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, लोगों को स्वराज देने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री तो आप मुझे तारीख दे, किस तारीख पर आप जन लोकपाल बिल असेंबली के सामने लाने वाले हैं? 13 तारीख को। 13 तारीख को। और आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आपको जानकारी के लिए एक और डेटा दे दो, ये कह रहे हैं ना सेंटर में भेजो। शीला दीक्षित जी के टाइम के, अभी मैंने कल बोला था 13 बिल्स की कॉपी तो मेरे पास है। शीला दीक्षित जी के टाइम पे भी कोई बिल नहीं भेजते थे सेंटर में। तो जब शीला दीक्षित जी के टाइम में कोई बिल नहीं भेजते सेंटर में, अब हमारे टाइम में वो ऑर्डर कहां से याद आ गया इनको? तो आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कांग्रेस आपको नहीं सपोर्ट करती तो हम इस्तीफा तो आप इस्तीफा दे हम देंगे। इस्तीफा दे देंगे। अरविंद केजरीवाल विल रिजाइन इफ he is not able to pass the Jan Lokpal bill। The government will fall if Jan Lokpal bill and Swaraj bill are not passed। That is a categorical assertion। You will resign। बिल्कुल। Do you think the BJP might support you? अब उन्हीं से पूछिए जी। मैं ना तो हमने बीजेपी से सपोर्ट मांगी ना कांग्रेस से सपोर्ट मांगी। हमने तो दोनों से ही सपोर्ट नहीं मांगी। कांग्रेस वालों ने अपने आप सपोर्ट दी है। अच्छा, अब मैं आपसे वो सपोर्ट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिन्होंने सपोर्ट दी है उनसे आज तक हमसे हमारी फोन पे भी बात नहीं हुई, कभी मीटिंग भी नहीं हुई है। अपने आप ही सपोर्ट दे रखी है उन्होंने। और बीजेपी विल स्टैंड एक्सपोज्ड। जो जन लोकपाल बिल हमने बनाया है ये एग्जैक्टली उत्तराखंड का मॉडल है। उत्तराखंड में बीजेपी वालों ने पास किया था एंड दे वर टॉमिंग ऑल ओवर द कंट्री। हमने बड़ा अच्छा लोकपाल पास किया, अन्ना जी ने उसका समर्थन किया। तो यहां सपोर्ट करो। अब सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब खंडूरी ने पास किया था, बीजेपी ने पास नहीं किया था।